चलिए, हम्म। तो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट जो है वो हमने देखा था प्रीवियस क्लास में। नेक्स्ट जो हमारा सिक्स्थ पार्ट आता है जिसमें फूड एंड मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है यानी कि चयापचय क्रिया कहते हैं इसको हिंदी में। तो जो पाचन क्रिया होती है और उससे एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ चीजें बड़ी बनती है, कुछ बड़ी चीजें छोटे में टूटती हैं, कुछ जो छोटी छोटी चीजें रहती है वो स्टोर होने के लिए बड़े कंपाउंड फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, तो इसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। ठीक है, और ऐसे फूड्स क्या है और कितने हमारे एनर्जी की नीड होती है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें बताया गया फूड एंड मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट इसमें है कि एनर्जी। एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसका डेफिनेशन, कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होना चाहिए, एनर्जी इम्बैलेंस कैसे होता है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैलोरी रिक्वायरमेंट में कितना हमें कैलोरी एक दिन में रिक्वायरमेंट होता है, कौन कितना काम करता है तो उसको कितना रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो जिसमें आपका है बीएमआर, एसडीए, फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको मतलब कि कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका मेटाबॉलिज्म, जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म वो कैसे टूटते हैं और कैसे बनते हैं, उनके बारे में हमें देखना है कि किस किस प्रोसेस से वो टूटते बनते हैं। ठीक है, ये जो एनर्जी है उसको क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंड होता है हमारे बॉडी में एनर्जी। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर, जो बीएमआर है उसको कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिक्स्थ पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है आपके डाइट एंड न्यूट्रिशन का। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि एनर्जी क्या होता है। ठीक है, एनर्जी इज द डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, जो भी हम कार्य कर पा रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ, मैं कुछ कर पा रही हूँ, तो उसका उसमें क्या हो रहा है, अगर मैं बोल पा रही हूँ तो इसमें भी एक एनर्जी खर्च हो रही है मेरी। ठीक है, इसीलिए हमारी एक लिमिट होती है कि हम कंटिन्यूअस 2 घंटे तक बोल सकते हैं, 3 घंटे तक बोल सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा हम बोलेंगे तो हमें पानी पीने की जरूरत पड़ेगी, कुछ हम इनटेक करते हैं जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, फिर हम बोल पाते हैं, है ना। तो हमारे बॉडी में क्या है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हर एक चीज, छोटे सा छोटा कार्य जो आप वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री। ठीक है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कहने का मतलब क्या है, वॉलेंट्री जिसमें हमारा ब्रेन काम करता है। इनवॉलेंट्री मतलब वो विदाउट ऑफ ब्रेन की परमिशन की जो कार्य हो रहे होते हैं शरीर में, जैसे ब्रेन से चयापचय, नहीं। खाना पचना। वॉलेंट्री मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ उठाना है तो ये आपकी मर्जी हाँ है कि आप हाथ उठाना चाहते हैं नहीं उठाना चाहते। ठीक है, अगर आपका मन है फिर भी आप उसको रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जी। आपको बोलना है, अगर किसी के सामने आप खड़े हैं तो आपका ये मन है, मतलब ब्रेन तो चाह रहा है कि बोले, इसको ऐसा करारा जवाब दे, लेकिन वहां पे हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसकी वजह से हम अपने आप को रोक लेते हैं कि नहीं अभी शांत रहो। ठीक है, तो ये जो वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है, मतलब जिसको हम अपने आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका डाइजेशन है, आपका हार्ट बीट है, हार्ट बीट को आप ये बोल के रोक नहीं सकते कि अभी रुको, अभी अभी नहीं हार्ट बीट करना है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ठीक है, मतलब कि वो हम्म। कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस हमारे कंट्रोल के बिना वो चल रहा है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ऐसे जो प्रोसेस जो हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते उसको इनवॉलेंट्री बोला जाता है। जिसको हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, तो जितने भी वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री एक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है उन सभी के लिए हमें क्या है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, डाइजेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए, कार्डियक को फंक्शन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, आपको चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए, लिखने के लिए भी इवन एनर्जी चाहिए। ठीक है, अगर हम कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो इसके लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए, वहां पे भी कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हो रहा है। ठीक है, भले ये कम मात्रा में है इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है, जैसे हम बाल्टी उठाते हैं तो उसमें भी एनर्जी चाहिए होता है, हम बोल रहे हैं तो वो भी एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, एवरी एक्शन, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उन सभी में एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, through the process of digestion we convert the food we eat to energy। ठीक है, मतलब कि डाइजेशन जो प्रोसेस हो रहा है उसमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा जो हम खाना खाते हैं उस खाने से क्या बनता है, एनर्जी बनता है। ठीक है,
और मतलब खाना खाने में भी जो आप चबाएंगे उसमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद लास्ट में वो क्या बनता है, एनर्जी बनता भी है। ठीक है, डाइजेशन के थ्रू हम एनर्जी क्या करते हैं, बनाते हैं अपने बॉडी में, फूड के थ्रू हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, फूड इज कैलकुलेटेड एज अ कैलोरी, कैलोरी के रूप में कैलकुलेट किया जाता है, किलो कैलोरी के रूप में या फिर जूल के रूप में इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज इन बॉडी, एनर्जी कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या स्टोर होता है हमारे बॉडी में, ग्लूकोज। ग्लूकोज। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज के फॉर्म में, एडिपोज टिश्यूज मतलब फैट के रूप में, फैट। ठीक है, मसल मास, जो मसल्स होते हैं हमारे उसके फॉर्म में। उसमें क्या, किस उसमें क्या वो होता है, क्या स्टोर होता है, फैट के रूप में ही रहता होगा वो भी। प्रोटीन होता है। अच्छा, ठीक है, प्रोटीन, ओके, मतलब हाँ। क्योंकि मसल मास है ना हमारा, मसल बॉडी बिल्डिंग किसके लिए करते हैं, बॉडी बिल्डिंग जो लोग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करने का मतलब क्या, मसल को स्ट्रॉन्ग करना। तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रोटीनियस डाइट लेते हैं, तो वहां पे प्रोटीन क्या होता है हमारा, स्टोर होता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म में हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर होता है, और जब जब जरूरत पड़ती है तो वो फिर क्या होता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, वो फिर से टूटता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए जैसे कि ये सभी क्या है, ये ग्लूकोज का फॉर्म है। ठीक है, ये फैट का फॉर्म है। ठीक है, ये आपका क्या है, एमिनो एसिड्स है ना, प्रोटीन मतलब एमिनो एसिड्स। ये छोटे छोटे मिल करके क्या बनेंगे, एक गुच्छा बनाएंगे, जैसे कि बहुत सारे ग्लूकोज मिल करके क्या बनाएंगे, ग्लाइकोजन बनाएंगे। ग्लाइकोज। तो जो मिल करके, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके बड़ा कंपाउंड बनाते हैं एक साथ, तो उसको क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, एनाबॉलिज्म याद रहेगा। जी, एनाबॉलिज्म। हाँ, अब जब यही आपको मान लीजिए अभी दौड़ रहे हैं आप, भाग रहे हैं, तो उस समय आपको क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत है। तो ये जो ग्लाइकोजन का ये बड़ा मॉलिक्यूल बना हुआ है एनाबॉलिज्म के थ्रू, तो वो टूट करके फिर से क्या होगा, छोटे छोटे फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में जब आएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जब एक एक सेपरेट बनेगा, तो इसके क्या, इसे क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। कैटाबॉलिज्म। ठीक है, और इन दोनों प्रोसेस को एक साथ मिला करके क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को एक साथ हमें कहना है तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जिसमें दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है, कैटाबॉलिज्म भी और एनाबॉलिज्म भी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक एनर्जी क्या होती है। जी। चलिए, तो अब देखते हैं कि एनर्जी का एक्सपेंडिचर कैसे होता है। ठीक है, मतलब कैसे वो हमारे बॉडी में एक्सपेंडिचर, यानी कि कैसे खर्च होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, कि अब एनर्जी कहाँ कहाँ पे खर्च होता है, किस किस तरह से हमारे बॉडी में एनर्जी जो है वो खर्च होता है। Our body spend the energy from food and body reserve to carry out its function related to maintenance of life and carry out physical activities। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। ठीक है, जो एनर्जी हमें बाहरी सोर्स हमारा क्या है, फूड, फूड के द्वारा हम एनर्जी को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और उस इनटेक को मतलब जो एनर्जी हमने इनटेक किया उसको क्या करता है, बॉडी रिजर्व करके रखता है, जैसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, आपका एडिपोज टिश्यूज के फॉर्म में और आपका मसल मास के फॉर्म में, उसको क्या रखता है, बॉडी में स्टोर करके रखता है, रिजर्व करके रखता है, प्रिजर्व करके। ठीक है, और जब जब हमें फंक्शन की जरूरत पड़ती है, यानी कि जब जब हमें कार्य करने की जरूरत पड़ती है या लाइफ को मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है, जब कोई हम एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उस समय वो एनर्जी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, और उसके थ्रू हम काम कर पाते हैं। ठीक है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, अलग अलग सेल्स उसको उस एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, और फिर जब हमें जरूरत होती है तो वहां वहां पे क्या होता है, खर्च होता है। ठीक है, क्लियर। The energy expenditure of adult is divided by three type of need for energy। ठीक है, तीन तरह से हमारे बॉडी में एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। किसके हिस्से, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको रेट याद कर लीजिएगा।
सॉरी, यहाँ पे नहीं है। बेसल मेटाबॉलिज्म यानी कि बेसल मतलब क्या, बेसिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जैसे कि जो इंसान है, मान लीजिए बेड रेस्ट पर है, ठीक है, वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, बेड रेस्ट पर है, कोई भी काम वो नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनको फूड की जरूरत पड़ती है ना। हम उनको ऐसा तो नहीं कह सकते कि आप तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं तो आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है, खाना वही खाएंगे जो काम कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं। क्योंकि वो बेड रेस्ट पर हैं, फिर भी उन्हें किसी न किसी रूप में हम उनको क्या देते हैं, खाना देते हैं, ठीक है। तो बेसल यानी कि बेसिक जो हमारे नीड है, ठीक है। जब हम पूरी तरह से रेस्टिंग फेज पर हैं, कोई भी फिजिकल या मेंटल वर्क नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे बॉडी को एक बेसिक नीड होती है, एक बेसिक कैलोरी की नीड होती है, जितना हमें लेना ही पड़ता है। वो किसके लिए होती है? वो हमारे जो इनवॉलेंट्री या वाइटल एक्टिविटीज जो हमारे बॉडी में चल रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, कार्डियक फंक्शन है, ठीक है, सर्कुलेटरी फंक्शन है, ठीक है। ये मतलब ये जो काम है वो बैठे हुए इंसान पे जो बेड रेस्ट पर है, उसको भी ये सारी चीजें वो कर रहा है, ठीक है। डाइजेशन हो रहा है उसका, उसका कार्डियक चल ही रहा है, उसका रेस्पिरेशन चल ही रहा है, ठीक है। उसका जो मेंटल जो ब्रेन फंक्शन है वो चल ही रहा है, ठीक है। वो सब चीज नहीं रुकता है, लेकिन उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, हाथ पैर हिलाना वगैरह, वो सब रुक जाता है। तो बेसल मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है कि जो भी आपका जब आप पूरी तरह से फिजिकल और मेंटल रेस्ट पर हैं, उस समय जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी में, उसको क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, बेसिक जो हमारा इनवॉलेंट्री फंक्शन चल रहा है, उसके लिए एनर्जी की जरूरत है, उसको बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरा क्या है आपका, फिजिकल एक्टिविटी। इसके साथ साथ ये तो आपका इस समय आपको कम मात्रा में एनर्जी चाहिए होगी, जब आप पूरी तरह से रेस्टिंग फेज पर हैं तो उस समय एनर्जी की मात्रा थोड़ी कम चाहिए होगी। लेकिन अगर साथ साथ आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके फिर उस फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाएगा अलग अलग। मतलब कि जैसे कुछ लोग मजदूरी करते हैं धूप में, तो उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा। कुछ लोग ऑफिस वर्क करते हैं बैठ करके, तो उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट उनसे कम रहेगा, ठीक है। तो आपकी जैसी फिजिकल एक्टिविटी है, उस फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, कैलोरी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन बेसल मेटाबॉलिज्म तो सभी में होगा। ये फिजिकल एक्टिविटी ये डिपेंड करेगा आपके कितना फिजिकल एक्टिविटी वर्कआउट। कर रहे हैं, ठीक है, कितना वर्कआउट कर रहे हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कितना कर रहे हैं, उस पर आपका डिपेंड करेगा। उसके साथ साथ है कि यूज ऑफ फूड इन द बॉडी, ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। जैसे कि आप कोई डिजीज में है, आप कोई रिपेयर फेज पर है, या फिर जैसे बच्चों का है, ठीक है। तो बच्चों का क्या होता है, ग्रोथ फेज रहता है, तो उस समय उनको कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उनको वो ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब एडल्ट में आते हैं, जब हमारा ग्रोइंग फेज खत्म हो जाता है, या फिर हम किसी भी तरह से ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो उस समय एक कांस्टेंट चाहिए होता है, ठीक है। फिर जब हम मतलब कि थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उस समय कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होता है, ठीक है। अगर कोई डिजीज में है तो उस समय हमारा कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग होगा, किस टाइप का डिजीज है तो उसमें किस टाइप का आपको मतलब कि फूड इनटेक करना है। तो ये सारी चीजें जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर है, वो इन सब चीजों पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर है? जी। उसके बाद देखिए एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग तरह से। तो जैसे कि है, एनर्जी रिक्वायरमेंट इज अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी नीडेड टू बैलेंस एनर्जी एक्सपेंडिचर। जो हमने प्रीवियस में ये जो एनर्जी एक्सपेंडिचर देखा, मतलब जहां जहां पे हमारी एनर्जी खर्च होती है, उन एनर्जी एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ फूड होता है, ठीक है। जितना आप एनर्जी को खर्चा कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका फूड भी होगा। अगर आप ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो आपका फूड इनटेक, आपका न्यूट्रिशन इनटेक ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप कम एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो आपका जो इनटेक है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, ठीक है। जब आप खर्च कम कर रहे हैं तो आपका इनटेक भी क्या हो जाएगा, फूड इनटेक या फूड अमाउंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। क्यों होता है, मेंटेन द बॉडी साइज, कि अगर हम जिस तरह से हमारा एक्सपेंडिचर है, उसी तरह से हमें डाइट में रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। जितना हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं, उतना ही हमें एनर्जी को इनटेक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, जिससे हमारा बॉडी साइज मेंटेन रहे,
ठीक है। अगर हम ज्यादा करेंगे, जैसे कि हम काम कम कर रहे हैं और फूड इनटेक जो है वो ज्यादा कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, ओबिसिटी आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि बॉडी फैट आपका बढ़ जाएगा, मसल मास जो है वो बढ़ जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी। लेकिन उसी उसी तरह से अगर आप ज्यादा काम कर रहे हैं और फूड इनटेक कम ले रहे हैं, तो फिर आप क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। एनर्जी रिक्वायरमेंट जितनी आपकी है उतना फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो आप थके थके, लेथार्जी फील करेंगे, टायर्डनेस फील करेंगे। ठीक है, तो जितना हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसी के अकॉर्डिंग हमारा फूड इनटेक भी होना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारा बॉडी साइज सही रहे, बॉडी कंपोजिशन यानी कि जो जो न्यूट्रिएंट्स की जितनी जरूरत है वो कंपोजिशन फुलफिल हो। ठीक है, लेवल ऑफ नेसेसरी एंड डिजायरेबल फिजिकल एक्टिविटी, जितना आपका फिजिकल एक्टिविटी है उसी के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म गुड हेल्थ के लिए हमें उसी के अकॉर्डिंग फूड इनटेक करना चाहिए। जितना हमारा जैसे फिजिकल एक्टिविटी है, तो अगर हमें लंबे समय तक स्वस्थ रहना है तो उसी के अनुसार हमें फूड इनटेक करना चाहिए। दिस इंक्लूड द एनर्जी नीडेड फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, फॉर द डिपोजिशन ऑफ टिश्यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब वही है कि ये अलग अलग चेंज होता है, जैसे बच्चों के लिए अलग होगा, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो है वो अलग होगा। ठीक है, लैक्टेटिंग वुमेन है तो उनके लिए अलग होगा। तो इसी तरह से उनका मतलब कि होना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें एनर्जी इनटेक करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि एक मैन है जो मान लीजिए 60 kg के अराउंड है, उनका वेट जो है वो 60 kg है, और सेडेंटरी वर्क कर रहे हैं। सेडेंटरी यानी कि कोई भी ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, ऑफिस में जाके 9 to 5 जॉब बैठते हैं और वहां पे उसके अलावा उनका और भी कोई ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं है, तो उनको कितना है, 2400 कैलोरी दिन भर में लेना चाहिए। ठीक है, अगर वही मॉडरेट वर्क कर रहे हैं, थोड़ा मीडियम, जैसे कि उनको फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है बीच बीच में, कुछ काम वाम इधर उधर जाने का, तो उस समय उनको 2800 लेना चाहिए। और अगर हैवी वर्क जैसे मजदूर वगैरह रहते हैं तो उनको क्या है, 3800 कैलोरी की जरूरत होती है। ठीक है, वैसे ही वुमेन जो है वो 50 kg की हैं, तो सेडेंटरी वर्क कर रही हैं, अगर कोई ज्यादा वर्क नहीं कर रही हैं तो 1800, अगर मॉडरेट वर्क कर रही हैं तो 2200, अगर हैवी वर्क कर रही हैं तो 2900, और प्रेग्नेंट वुमेन है तो 2900 में जो भी, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है सेडेंटरी वर्क कर रही है तो इसमें 300 ऐड हो जाएगा। अगर मॉडरेट वर्क कर रही हैं और प्रेग्नेंट भी हैं तो 2200 में 300 और ऐड हो जाएगा। अगर हैवी वर्क कर रही हैं और प्रेग्नेंट भी हैं तो इसमें भी 300 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 300 उसमें ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह से जैसे लैक्टेशन पीरियड है, यानी कि आफ्टर बेबी बर्थ जो फीमेल में क्या होता है, लैक्टेशन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन वाला जो फेज होता है, तो उसमें भी 0 से 6 मंथ का बेबी है तो उसमें क्या होगा कि 550 कैलोरी बढ़ जाएगा। किसमें बढ़ जाएगा, अगर सेडेंटरी है तो 1800 में, अगर मॉडरेट है तो 2200 में, अगर हैवी वर्क कर रही है तो 2900 में। ठीक है, वैसे ही अगर 7 से 12 मंथ का है तो 400 प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें बताया गया है। और बच्चों का जैसे इन्फेंट्स है तो 0 से 6 मंथ के जो बच्चे हैं उनको उनका वेट कितना रहता है, लगभग आपका यही 500-550 kg रहता है। ठीक है, तो उनको कितना चाहिए होता है, 108 पर kg। ठीक है, मतलब कि 108 किलो कैलोरी पर kg, तो 108, 1 kg का आपका 108 है तो 5 kg का कितना होगा, 600, 540। 540। ठीक है, तो लगभग वही 500 से 600 किलो कैलोरी तक उनको चाहिए होगा। 6 से 12 मंथ के हैं तो 98। ठीक है, तो मतलब कि 100 मान लीजिए, तो 100 वही 8 kg के हैं तो 800 से 1000 तक का उनको चाहिए होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिक आपको ये याद रखना है, नॉर्मल वाला। ठीक है, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन यहाँ पे आपको एक आइडिया के लिए दिया गया है कि इतना सारा ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, बाकी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट हमें कहाँ कहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो नंबर ऑफ कैलोरी वी नीडेड ईच डे इज डिसाइडेड
बाय द इनवॉलेंट्री एज वेल एज वॉलेंट्री एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कितना एनर्जी आपको चाहिए, कितना कैलोरी चाहिए, वो आपके इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, कितना आप वॉलेंट्री एक्टिविटी कर रहे हैं, कितना आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी हो रही है, उस पर आपका कैलोरी डिपेंड करेगा। तो टोटल एनर्जी नीडेड फॉर आवर बॉडी इन डेली इज द सम ऑफ टोटल एनर्जी फॉर बेसल मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, विच इज इनवॉलेंट्री। बेसल मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा? बेसल में मतलब फिजिकल एक्टिविटी और यूज फॉर फूड एंड बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर। नहीं नहीं नहीं, बेसल में फिजिकल नहीं आएगा। बेसल में तो मतलब बेसल में तो मतलब जिसमें आराम कर रहे होते हैं। हाँ, आराम अवस्था में जो हमारा मतलब इंटरनल जिसमें ऑर्गन में जो भी चल रहा है, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन है, ये सब आपके बेसल एक्टिविटीज होंगे। जी वहां पे क्लियर नहीं हुआ था क्या? जी हाँ बताए, मैं वही लिखा थी ना। मतलब जिस समय मतलब आराम की अवस्था में, जिस समय मतलब इंटरनल इनवॉलेंट्री हमारा काम हो रहा है, बाकी बाहर का कुछ नहीं, मतलब रेस्ट कर रहा है, फिजिकली कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक तो पहला ये होगा जी कि बेसल एक्टिविटी, दूसरा उसके बाद फिजिकल। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी जो आपका जैसे कि आप एथलीट हैं या फिर आप आर्मी में हैं, ठीक है, तो आप जितना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें फिर आपका ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यूटिलाइजेशन ऑफ फूड और स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड। ठीक है, ये हम देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि हम अगर हम खाना खा रहे हैं ना, खाना अगर मैं मुंह में चबा रही हूँ, वो अंदर जा रहा है, तो उसमें भी क्या होता है, उस काम को करने के लिए भी एनर्जी खर्चा होता है। ठीक है, मतलब कि खाना जी हमें एनर्जी देता है, लेकिन खाना जब पचा रहा है, खाना जब खा रहे हैं, उस समय उसको पहले एनर्जी चाहिए होता है, उसके बाद वो एनर्जी बाद में देता बाद में है, पहले वो एनर्जी खर्च करता है। ठीक है, तो आपके जब आप फूड को ले रहे हैं, फूड खा रहे हैं, और उस समय कितना एनर्जी खर्च हो रहा है, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सिर्फ आप खाना खा रहे हैं जब, तो खाना को खाने और पचाने में कितना आपको एनर्जी लग रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका तीसरा ये चीज प्लस हो जाएगा। फिर एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, जैसे कि आप कोई इंजरी वगैरह हो गई है या आप ग्रोथ फेज में है, तो वहां पे आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में है तो वहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट आपका थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 5 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला आपका क्या, बेसल मेटाबॉलिक प्रोसेस जो आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है। दूसरा आपका कितना आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर। तीसरा आपका ये कि खाना को खाने और पचाने में कितना आपको एनर्जी लग रहा है, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन पर। चौथा आप किस फेज में है, ग्रोथ और एनर्जी के फेज में है, रिपेयर के फेज में है। ठीक है, तो उस पर आपका डिपेंड करेगा। और लास्ट आपका है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के स्टेज में। ठीक है, तो इन 4 और 5 स्टेजेस को मिला करके हमारा कैलोरी रिक्वायरमेंट बनता है कि कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है। ठीक है, क्लियर है? जी ठीक है, टू मेंटेन डेली एनर्जी बैलेंस, फूड एनर्जी इनटेक मस्ट बी इक्वल टू द बॉडी एक्सपेंडिचर इन द हेल्दी एडल्ट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बोला गया जितना आपका रिक्वायरमेंट है वो आपके एक्सपेंडिचर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, जितना आपका एनर्जी खर्चा हो रहा है उसके बराबर। तो इससे क्या होगा कि आपका बॉडी जो है वो आपका बॉडी मेंटेन रहेगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है, आपकी बॉडी में जितना एनर्जी आप खर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एनर्जी लेना है। ज्यादा लेंगे तो बॉडी में फैट होगा, कम लेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, तो जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है उतना, अगर आप उतना कितना लेना चाहिए एनर्जी, जितना हमारा बॉडी में खर्च होता है। ठीक है, एक दिन में हम जितना एनर्जी खर्चा करते हैं उतना ही एनर्जी हमें क्या करना चाहिए, इनटेक करना चाहिए। ठीक है, loss of weight excessively as an anorexia nervosa result from the deficient intake of the food the energy over the long period of time। मतलब क्या है कि लॉस ऑफ वेट, अगर आपका वेट लॉस हो रहा है ज्यादा समय तक, तो इसका मतलब क्या है कि आप एनर्जी इनटेक कम कर रहे हैं।
ठीक है, जितना आप एनर्जी खर्चा कर रहे हैं अपनी बॉडी में उससे कम एनर्जी ले रहे हैं, तो वो उससे क्या होगा, आपका वेट जो है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि वेट कम होने लगेगा। और ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ काउंसलिंग अबाउट द फूड नीड फॉर हेल्थ, ग्रेजुअली इंक्रीज इन द फूड इनटेक एज ऑल्सो मॉडरेट एक्टिविटी एंड रेस्ट। ठीक है, मतलब कि इसके लिए आपको एनारोक्सिया नर्वोसा, अगर आपकी बॉडी वेट बहुत ज्यादा लीन होती जा रही है या फिर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो इसके लिए आपको काउंसलिंग की जरूरत है और अच्छे से अच्छा फूड लेने की जरूरत है और फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट की जरूरत है, जिससे आपका बॉडी वेट क्या होगा, मेंटेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे एनर्जी बैलेंस, वही जो वहां पे मैंने बताया वही वही चीज यहाँ पे फिर से लिखी हुई है कि बैलेंस एनर्जी के लिए अगर हम मैन है 60 केजी का है, अराउंड 60 केजी का, तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है तो 24 100 किलो कैलोरी लेना पड़ेगा उसको एनर्जी। मॉडरेट है तो कितना लेना पड़ेगा, 2800। हैवी है तो 3800। सेडेंट्री है 50 केजी की है, तो ये अब देखिए ये आपकी बॉडी वेट पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर 60 से ज्यादा है, कम है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका कैलोरी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये भी हमारे जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। ठीक है, अलग अलग चीजें हमें इफेक्ट करती हैं जब हम कैलोरी चार्ट बनाते हैं कि कितना हमें कैलोरी लेना चाहिए जिससे हमारा बॉडी मेंटेन रहे। ठीक है, तो वही चीज जो हमने वहां पे पढ़ा था वो दोबारा से यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? बीएमआई पता है ना आपको, बीएमआई बीएमआई का फॉर्मूला? बॉडी वेट हाँ, और कितना सेंटीमीटर मतलब हमारी पाउंड में हाइट है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता तो बॉडी मास इंडेक्स का मतलब वेट हमारा कितना है है? वेट इन और यूनिट क्या होता है, वेट इन केजी, केजी में कितना केजी, है। ठीक है, और नीचे तो हाइट में, हाइट को सेंटीमीटर में पाउंड में लेते हैं। मीटर स्क्वायर। हाँ, मीटर स्क्वायर में ठीक लेते है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है बीएमआई का हैं। फॉर्मूला। अक्सर मैंने देखा ही ठीक है, है BMI केजी अपॉन केजी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। ठीक है, जी वेट इन केजी, हाइट इन मीटर और हाइट का स्क्वायर होगा। ठीक है, जी चलिए, तो अब जैसा कि हमने देखा कि यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहाँ कहाँ पे खर्च होता है हमारे बॉडी में, तो एक तो मैंने बताया कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, जितना आपका जी बॉडी क्या करता है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन में जो काम चल रहा है उसमें जितना एनर्जी खर्चा करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन मतलब कि डाइजेशन के लिए, स्पेसिफिकली ये क्या है, डाइजेशन करने के लिए आप कोई खाना खा रहे हैं तो उसको पचाने में कितना एनर्जी लगता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन कहते हैं। उसके साथ साथ तीसरा आपका आता है फिजिकल एक्टिविटी, कितना आप काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका तीन चीज है जिसमें आपका क्या होता है, एनर्जी खर्च होता है, आपकी बॉडी का जो एनर्जी है वो खर्च होता है। ठीक है, तो बेसल, इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, जी क्योंकि फिर अभी मैं स्टार्ट करूंगी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या फिर कंटिन्यू कर लें, इसके बाद हम 9-10 से चालू कर लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू कर लेते चलिए, हैं। जी तो फिर पहला आपका आता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो हम क्या कहते हैं, बीएमआर। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक में क्या होता है, कौन कौन सी दो प्रोसेस रहता है मेटाबॉलिज्म में, बॉलिक में मेटाबॉलिक। कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। हाँ, ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, तो ये करने में कितना एनर्जी लग रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहेंगे। ठीक है, तो BMR is defined as the minimum amount of energy requirement by the body to maintain the life at complete physical and mental rest। ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए ही होता है जब आप पूरी तरह से फिजिकल और मेंटल रेस्ट पर हैं, जैसे कॉमा में है रहते हैं लोग। ठीक है, तो कॉमा में वो लोग हैं तो वो भी उन लोगों को क्या है कि एक एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, वो किसी न किसी तरह से उनको हम फूड देते हैं। ठीक है, चाहे वो ड्रिप की वजह तरह से दें या फिर किसी भी तरह से दें,
तो उनको हम क्या करते हैं, मतलब कि एनर्जी उनको चाहिए होता है, ठीक है। तो जब आप पूरी तरह से फिजिकल और मेंटल रेस्ट में हैं, तो भी आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, जो आपकी लाइफ को क्या करता है, मेंटेन करता है, जो आपकी जो अंदर की जो चीजें होते हैं, वाइटल जो ऑर्गन्स है, उसको वर्क करने में क्या करता है, वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेस्ट इन द पोस्ट ऑब्जर्वेटिव स्टेट आफ्टर 12 आवर आफ्टर द लास्ट मील, ठीक है। 12 घंटे बाद इसको देखा जाता है। इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, जब आप खाना खाने के बाद 12 घंटे बाद, ठीक है, इसको मेजर किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि लास्ट मील जो खाया है तो उसके 12 घंटे बाद आपको कितना एनर्जी लगा, उसको देखा जाता है, ठीक है। तो इट मे बी नोटेड दैट रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, पहले इसको रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी कहा जाता था, अभी इसको क्या कहा जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट था, अभी इसका नाम क्या हो गया है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तो जैसे सेवरल फंक्शन विद इन द बॉडी कंटिन्यूअसली अकर, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हम फंक्शन है, जो ऐसे क्रियाविधि है जो कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में चलता रहता है, जैसे कि वर्किंग ऑफ हार्ट एंड अदर ऑर्गन, रेस्पिरेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, नर्व का इम्पल्सेस जो कंडक्ट हो रहा है, जैसे कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से क्या करता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके करता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन एंड रीनल टिब्यूल्स, रीअब्जॉर्प्शन बाय द रीनल टिब्यूल्स, आज ही आपने पढ़ा है रीनल सिस्टम, है ना। तो उसमें बताया होगा कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, फिल्टर कैसे होता है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होता है। इस जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ना हमारे अंदर में, सभी के लिए एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोबिलिटी, जैसे आप बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें क्या होता है, एनर्जी की जरूरत होती है। आयन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, Na यानी कि पोटेशियम एंड सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे किसमें, नर्व इम्पल्सेस में, उसमें भी क्या होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सिंथेसिस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल, जो छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल जिसको हम लोग एंटीबॉडीज वगैरह कहते हैं, उन सब के सिंथेसिस करने के लिए, मतलब बनाने के लिए भी हमें क्या होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे जो भी काम आपके अंदर हो रहे हैं, उन सब में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी रूप में वो एनर्जी के द्वारा ही काम कर पा रहे हैं। तो इन सब काम को, ये सब काम तो आप जब पूरी तरह से फिजिकल और मेंटल रेस्ट रहेगा तो भी चलेगा, है ना। तो इसीलिए क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जब हम पूरी तरह से फिजिकल और मेंटल रेस्ट पर हैं तो भी हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ये सारे वर्क कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, ठीक है। इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए दो अलग अलग मेथड हैं, जैसे बेनेडिक्ट एंड रॉथ मेथड कहा जाता है, इसमें डिवाइस यूज करके करते हैं। दूसरा आपका है डॉगलास बैग मेथड, ठीक है, ओपन सर्किट डिवाइस, क्लोज सर्किट डिवाइस। एक डिवाइस होता है, मतलब कि इसका आप सर्च करेंगे तो एक जैसे लेबोरेटरी में वो होता है ना, डिवाइसेस वगैरह रहते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ कुछ ऐसे अलग अलग डिवाइस रहता है, उसी तरह से ये दो डिवाइस हैं जिसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में कितना बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है, हमारे बॉडी में कितना एनर्जी खर्च हो रहा है जब हम पूरी तरह से रेस्टिंग फेज पर हैं तब, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। और इनको हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं, या तो बेनेडिक्ट एंड रॉथ मेथड से, या फिर डॉगलास बैग मेथड से, ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि आपका O2 कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इन सब मेथड पे ये होता है 2 to 6 मिनट अंडर द बेसल कंडीशन इन द डेटरमाइंड, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट को बताया जाता है कि 2 से 6 मिनट में कितने ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, उसके बेसिस पर इसको निकाला जाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे फॉर्मूलास वगैरह हैं, तो उसमें आपको नहीं जाना है, कैसे बेनेडिक्ट एंड रॉथ मेथड से हम निकालते हैं, उसका बहुत फॉर्मूला वगैरह है इसमें, तो उतना हम डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि ये दो तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं, बेनेडिक्ट एंड रॉथ मेथड से, डॉगलास बैग मेथड से। तो बीएमआर को किस तरह से, जैसे कि हमारा जो बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसका यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
केजी पर मीटर स्क्वायर उसका क्या होता है, यूनिट होता है, इकाई होता है ना। उसी तरह से इसका इकाई क्या होता है, कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर आर। ठीक है, स्क्वायर मीटर मतलब क्या है, हमारा बॉडी का सरफेस। ठीक है, बॉडी सरफेस एरिया हमारा कितना है, जैसे कि एडल्ट मेल में लगभग बीएमआर कितना होता है, 38 कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर आवर होता है, और एडल्ट फीमेल में कितना होता है, 33 कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह से होता है। तो एवरेज बॉडी सरफेस ऑफ इंडियन मेल का लगभग बॉडी सरफेस कितना होता है, 1.62 स्क्वायर मीटर माना जाता है। ठीक है, अब बॉडी सरफेस समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा एक बार समझाइए, समझ में आ रहा है। जैसे कि ये हमारा बॉडी है, ठीक है, किसी भी मेल जी। फीमेल का मान लीजिए ये बॉडी है। तो ये स्क्वायर जैसे कि घर होता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना इतना स्क्वायर फीट जमीन है, जितना स्क्वायर फीट जमीन है, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब 5 स्क्वायर फीट जमीन है, ऐसा बोलते हैं। उसका हाँ, मतलब हाँ। क्या होता है कि मतलब कि इधर और इधर मिला के वो कितना स्क्वायर फीट है, मतलब कि पूरे जमीन को इस तरह से नापा जाता है, ऐसे करके, है ना। जी। तो ऐसे ही हमारे बॉडी को नापा जाता है। ठीक है, मतलब कि पूरा स्क्वायर मीटर के उसमें पूरे बॉडी को क्या किया जाता है, इस तरह से छोटे छोटे डिब्बों में अगर नापा जाता है तो हमारा बॉडी कितना होता है, 1.62 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इस तरह से है हमारा मतलब कि मेल का इतना है और फीमेल का कितना है, 1.4 स्क्वायर मीटर। क्लियर है? जी। ठीक है, ये 1.62 है ना? हाँ, ये 1.62 है और ये 1.4 है। ठीक है, फीमेल का। तो टोटल बेसल मेटाबॉलिक याद रखिएगा, 38 कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर आवर। तो जैसे मैंने कहा कि ये आपका बॉडी है, ठीक है, तो इतना मान लीजिए कि उसका 1 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर है, तो आपको कितना चाहिए होता है, 38। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर में एनर्जी हमारे बॉडी में, 1 मिनट इसको मैं करती हूँ। देखिए, एक 38 स्क्वायर मीटर कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये हमारी बॉडी है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, 1 स्क्वायर मीटर है ना। तो इतने में कितना चाहिए होता है हमारा कि 38, यानी कि इतने में कितना एनर्जी चाहिए होगा, 38 कैलोरी चाहिए होगा। ऐसे ही हमारे पूरे बॉडी को हम मेजर करेंगे तो इसी तरह से 38 करके वो पूरा जितना स्क्वायर मीटर हमारा होगा उतना क्या चाहिए होगा, हमें एनर्जी चाहिए होगा। 30 ठीक है, 38 एमएल हाँ, तो इस पर तरह से, स्क्वायर फीट ना? हाँ, पर स्क्वायर मीटर मीटर। जी। हम्म। तो अब देखिए इन सबको फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करता है, जैसे कि अब ये 38 तो हमारा नॉर्मल हो गया, है ना। नॉर्मल जो पर्सन है जिसमें एक मतलब कि नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो क्या होगा कि 38 होगा। जिनका स्क्वायर फीट मतलब नॉर्मल पर्सन का कितना होता है, एवरेज हमने मेन में देखा कि 1.6 और फीमेल में कितना है, 1.4। 1. ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल है इतना, और फीमेल के लिए 33। ठीक है, 33 था ना, हाँ। मेल जी, के लिए जी। कितना है, 30. 38, और फीमेल के लिए कितना है, 33। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, अब ये क्या होगा, जैसे कि आपका किसी का ये क्या है, एक नॉर्मल जो 60 केजी के पर्सन होते हैं उनके लिए बताया गया है। ठीक है, और फीमेल में जो 50 केजी के हैं उनके लिए बताया गया है। लेकिन आप मान लीजिए कि सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब कि उनका वेट, वो 2 क्विंटल के इंसान है तो उनका सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा, तो फिर उनका ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हाँ। फीमेल है, उनका वेट, उनका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो उनका नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, वो भी क्या हो जाएगा, 38 से बढ़ करके कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारे सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। जितना आपका सरफेस एरिया है उस हिसाब से आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जो सरफेस एरिया होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, वेट और हाइट पर डिपेंड करता है। कितना आपका वेट है, कितना आपका हाइट है,
उस पर आपका डिपेंड करता है। ये जो आपका बताया गया ना 1.6 एंड 1.4, ये एक नॉर्मल इंडियन जो होते हैं, जो मतलब कि मेल आपका एवरेज। कितना होता है 5 से 6 फुट तक का, मतलब कि 5.5 से 6 फीट तक के जो मेल होते हैं, लगभग उनका जो वेट है 60 केजी का वेट है, उनके लिए बताया गया है। और जो आपका ये तो 5 से 5.5 तक के जो फीमेल है और उनका वेट लगभग 50 है, उनके लिए बताया गया है। ठीक है, ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए। लेकिन यहाँ पे जब उनका वेट और हाइट चेंज होगा तो उनका सरफेस एरिया भी चेंज हो जाएगा, और जिस वजह से उनका क्या हो जाएगा, मतलब कि ये सारी चीजें भी चेंज हो जाएंगी, मतलब आपका जो नॉर्मल एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा। और ये आपका क्या है, सेक्स, सेक्स यानी कि उनका जो जेंडर है, जेंडर की वजह से वो चेंज हो जाएगा। मेल है तो उसमें 5% बीएमआर ज्यादा लगेगा वुमेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 38 किसके में है, मेल में है, तो फीमेल में आपका कितना है 33। कितना का डिफरेंस है यहाँ पे, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो वैसे ही हमेशा जैसे आप देखेंगे तो ये हमारे जेंडर पर भी डिपेंड करता है। मेल को ज्यादा चाहिए होता है, फीमेल को क्या होता है कम चाहिए होता है। 5% का डिफरेंस रहता है मेल और फीमेल में। क्यों होता है, क्योंकि मसल मास की वजह से मेल का जो मसल मास होता है वो ज्यादा होता है और फीमेल का मसल मास जो है वो कम होता है, तो इसकी वजह से ये होता है। ठीक है, एज, एज की वजह से भी चेंज होगा। आपका इन्फेंट है, ग्रोइंग चिल्ड्रन है, लीन मास है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब बच्चे हैं तो उनको कम लगेगा, थोड़े बड़े एडल्ट हैं तो उनको ज्यादा लगेगा, बुजुर्ग हैं तो फिर उनको थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से उनका क्या है, एज की वजह से भी ये क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जैसा कि बताया कि अगर आप एथलीट हैं या रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर उसमें आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, बेसल रेगुलर एक्सरसाइज जो लोग करते हैं, एथलीट्स जो लोग होते हैं, तो उनका डाइजेशन वगैरह, उनका जो हार्ट वगैरह फंक्शनिंग क्या होता है, स्ट्रांग होता है, उसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये फिजिकल एक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है। फिर आपका हॉर्मोन्स है, जैसे थायराइड हार्मोन हमारा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, पढ़ा हाँ जी। है ना। तो आपका थायराइड हार्मोन कैसा है, आप हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक है, तो हाइपर वालों को ज्यादा चाहिए होगा, हाइपो वालों को क्या चाहिए होगा, कम चाहिए होगा। ठीक है, जो उनका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, हाइपो वालों का कम हो जाता है और हाइपर वालों का क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो T3 और T4 की एक्टिविटी से भी आपका बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपका थायराइड फंक्शन कर रहा है, हाइपर या हाइपो, तो उस अकॉर्डिंग भी हमारा बीएमआर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन, इन सब, ये सब अगर इंक्रीज है तो ये आपका बीएमआर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चे क्या होते हैं अपने एज में वो बड़े दिखते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे अपने एज में छोटे दिखते हैं, एज से छोटे दिखते हैं, है ना। तो उनका ग्रोथ हार्मोन डिपेंड कर रहा है, तो अगर उनको ग्रोथ हार्मोन वैसा है तो उनका बीएमआर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम या ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्रोथ वो नहीं कर पा रहा है तो वो बेसल मेटाबॉलिक रेट उनका कम है, तो वहां पे कैलोरी रिक्वायरमेंट उनका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो हार्मोन है उन पर भी डिपेंड करता है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, फिर आपका इन्वायरमेंट पर भी इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि कोल्ड इन्वायरमेंट है, कोल्ड क्लाइमेट में जो लोग रह रहे हैं, ठंडे जगह पे रह रहे हैं, तो उनको क्या होता है कि बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो हाइयर होता है। ठीक है, हाई होता है, क्यों, क्योंकि उनको साथ ही साथ क्या रखना है, अपने बॉडी को हीट रखने के लिए और ज्यादा एनर्जी की खर्च होती है। ठीक है, जो लोग ठंडे जगह में रहते हैं ना, उनको बॉडी को हीट रखने के लिए और ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, इसलिए बीएमआर उनका क्या होता है, ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू जो लोग गर्म जगह में रहते हैं, तो उनकी बॉडी ऑलरेडी, उनका इन्वायरमेंट क्या है, गर्म रहता है, तो इस वजह से उनका बेसल मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये समझ में आया इन्वायरमेंट। हम्म हम्म। ठीक है, फिर स्टारवेशन, स्टारवेशन यानी कि जिसको भूखमरी कहते हैं ना, मतलब कि खाना नहीं मिलता है, उसको स्टारवेशन पीरियड, या फिर आप कह लीजिए उपवास रखते हैं जब। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, एनर्जी इनटेक हैज एन इनवर्स रिलेशन विद बीएमआर डिक्रीज अप टू 50%। जब स्टार्विंग रहता है या भूख नहीं लगती है, तो उस समय हम कहते हैं ना, जैसे उपवास हम क्यों रखते हैं, तो हमारे बॉडी सिस्टम को रेस्ट देने के लिए हम उपवास रखते हैं, आपने सुना होगा ये चीज।
जी। है ना। तो उस समय क्या होता है आपका, जितना आप कम खाना खाते हैं तो आपका जो बॉडी फंक्शनिंग जो है वो सब भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, रेस्टिंग फेज में चला जाता है। तो उस समय एनर्जी रिक्वायरमेंट भी आपका क्या हो जाता है, 50% तक कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। और भी फंक्शन है, जैसे फीवर वगैरह है आपको, तो फीवर में क्या होता है, फीवर कॉज इन इंक्रीज बीएमआर। जैसे फीवर ज्यादा है तो बीएमआर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इलेवेशन ऑफ मोर देन 10% बीएमआर इज ऑब्जर्व फॉर एवरी 1 सेल्सियस राइज इन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, 1 सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर अगर हमारा रेस होता है तो 10% बीएमआर हमारा क्या होता है, ज्यादा लगता है। क्योंकि बॉडी फंक्शनिंग, जब हम फीवर होता है तो क्या होता है, हार्ट बीट स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, हमारा मतलब कि रेस्पिरेशन वगैरह ज़्यादा जल्दी चलने लगता है। तो इन सब में एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, हमारा बॉडी हीट होता है तो उसमें भी एनर्जी चाहिए होती है। हीट क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इन सब में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए फीवर जब होता है तो हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है वो 10% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, 10% बढ़ जाता है। और जैसे आपका डिजीज स्टेट में है, जैसे इन्फेक्शन है, ल्यूकेमिया है, पॉलीसाइथेमिया, ये सब ब्लड के डिसऑर्डर है। ल्यूकेमिया एक तरह से ब्लड कैंसर जो होता है ना, उसको ल्यूकेमिया बोला जाता है। ठीक है, कार्डियक फेल्यूर यानी कि कार्डियक में आपको कोई प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, तो इन सब में क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है। एलिवेट यानी कि इंक्रीज हो जाता है। अगर आप कोई डिजीज कंडीशन में है तो भी आपका जो मतलब बीएमआर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको बताया गया है। बीएमआर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, बीएमआर इज इम्पॉर्टेंट टू कैलकुलेट द कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड प्लानिंग ऑफ डाइट। ठीक है, जब उसको कैलोरी रिक्वायरमेंट क्यों हमें बीएमआर पता करना चाहिए कि कितना हमारा बीएमआर है, ये इसलिए, जैसे कि आप एक डाइट प्लान कर रहे हैं अपने लिए, तो डाइट प्लान जब कर रहे हैं तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि आपका बीएमआर कितना है। उसी के अकॉर्डिंग आप आगे की कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें बीएमआर पता होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ बीएमआर इज यूजफुल फॉर द असेसमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर। कि आपका बीएमआर, अगर आपको पता होगा, बीएमआर चेक किस लिए किया जाता है कि आपका थायराइड फंक्शन ठीक से चल रहा है या नहीं। ठीक है, आपका बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, जैसा कि हमारा थायराइड किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक, तो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट अगर आपका सही है, अगर आप 60 केजी के हैं और आपका सरफेस एरिया 6.12 है स्क्वायर मीटर है, तो आपको 38 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर केजी, इस तरह से आपको चाहिए होता है ना। तो ये चीज सही है या नहीं। तो अगर आपकी ये बढ़ी हुई है तो क्या होगा, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, सॉरी, हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है। अगर ये घटी हुई है तो क्या है, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है। तो ये पता लगाने के लिए भी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट पता होना जरूरी है कि आपका थायराइड फंक्शन ठीक से चल रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बीएमआर इज इंक्रीज इन थायरोटॉक्सिकोसिस, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म में बीएमआर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में बीएमआर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आपका थायराइड फंक्शन ठीक से चल रहा है या नहीं, उसके लिए भी हम क्या देखते हैं, बीएमआर चेक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन है वो हम कल से देखेंगे। क्लियर है ये?